हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम लोग एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इससे पहले एसी सर्किट का कुछ और क्वेश्चन डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर में, और सर्किट थ्योरी से रिलेटेड भी और कुछ सेशन अपलोड हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू से रिलेटेड, रेजोनेंस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है। सो चलिए शुरू करते हैं। इफ द वोल्टेज अक्रॉस अ 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज वीटी इक्वल टू 40 cos 6000 t वोल्ट, देन द करंट थ्रू 8H। ठीक है, कैपेसिटर के थ्रू करंट पूछ रहा है और वोल्टेज का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन होता है कैपेसिटर के केस में, वो क्या होता है, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोफैरड, राइट। 5 इंटू 10⁶ डी अपॉन डी टी। वोल्टेज का क्या वैल्यू दे रखा है, 40 cos 6000 t, राइट। इसको जहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶, ये 40 कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, और cos 6000 t तो ये भी 6000 बाहर आएगा। ठीक है, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 6000 t। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन बाहर होगा, 6 चौक 24, 5 120, ये वैल्यू पूरी तरह से आएगा। ठीक है, 6 माइनस 1.2 साइन 6000 t, ये क्या हुआ, एम्पियर। ठीक है, माइनस 1.2 साइन है ना, यहाँ से हम जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 4 सुना तो ही कट जाएगा, माइनस 1.2 साइन 6000 t आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ आंसर, बी ऑप्शन, माइनस है साइन। ठीक है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, मतलब ये मैंने तरीका बताया आपको। अगर डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा या फिर लंबा रहा तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे आप देख सकते हैं, कॉस का जो डिफरेंशिएशन वो साइन होगा, माइनस साइन, तो माइनस होगा आंसर, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। और कॉस का साइन तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको इसके तरीके से ऑप्शन से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हुआ, बी ऑप्शन हुआ, माइनस 1.2 साइन 6000 t। ठीक है, कैपेसिटर से रिलेटेड और कुछ फार्मूला जो है, कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और एक और जो चार्ज से रिलेशन है कैपेसिटर का, Q इक्वल टू सी इंटू वी, है ना। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू यहाँ पे चार्ज है, V वोल्टेज हुआ। ये एक जो साइज है उसके हिसाब, उस रिलेशन से फॉर्मूला होता है ना, कैपेसिटर का डिस्टेंस और एरिया से रिलेटेड। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर बेसिकली एक पैसिव एलिमेंट है ना। कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट दैट स्टोर चार्ज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आपको कैपेसिटर से ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कैपेसिटर कैसा एलिमेंट है, एलिमेंट दो टाइप का होता है यहाँ पे, मतलब इस बेसिस पे, एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक एक्टिव एलिमेंट होता है और एक पैसिव एलिमेंट। कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट है जो चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है, जो कि स्टोर करता है, स्टोर या तो फिर डिसिपेट चार्ज। जो चार्ज को जनरेट करता है खुद से, या फिर जहाँ पे एनर्जी जनरेट होता है उसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और जो या तो फिर चार्ज को स्टोर कर रहा है फिर डिसिपेट कर रहा है, तो वो पैसिव एलिमेंट हुआ। पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कंडक्टेंस तीनों होता है। कंडक्टेंस सॉरी कैपेसिटर, आरएलसी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों ही पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है, यही इंडक्टर अगर पूछा जाएगा तो वो भी पैसिव एलिमेंट है। बट इंडक्टर क्या करता है, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यहाँ पे सब जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, पैसिव एलिमेंट है, उसका एग्जांपल आरएलसी हो गया। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है ये आरसी होता है। अगर आरसी सर्किट में दिया हुआ है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सर्किट में है, और आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला आरसी है। ये सारे चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रिवाइज हो जाएगा फॉर्मूला, आपको याद भी होगा तो आप आराम से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil having a pure inductance of 0.2 Henry is connected in series with a 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक प्योर इंडक्टर है 0.2 हेनरी का, कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर 60 माइक्रोफैरड।
द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, आप यहाँ सर्किट बना ले सकते हैं ऐसे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज। ठीक है, एक बात हमेशा आपको सर्किट में याद रखना है, पहले यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कॉइल हैविंग ए प्योर इंडक्टेंस, मतलब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा भी प्योर इंडक्टेंस है। प्योर इंडक्टेंस का वैल्यू दे रखा है, और ये कैपेसिटेंस है, ये भी प्योर कैपेसिटर है। ठीक है, इस पूरे सर्किट में कोई भी एनर्जी कंज्यूमिंग एलिमेंट नहीं है। एनर्जी कंज्यूमिंग एलिमेंट क्या है? रजिस्टर। रजिस्टर जो है एनर्जी को कंज्यूम करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, रजिस्टर एनर्जी को कंज्यूम करता है। और जो भी हमारा ये कैपेसिटर या फिर इंडक्टर है, या फिर एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता, या ये सब क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, फिर डिसिपेट करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया द एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। सिंस यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो सर्किट को भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा, तो इसका आंसर 0 वाट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, यहाँ पे कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है, बस पावर का डिसिपेशन होता रहेगा एक से दूसरे में, राइट। कोई भी यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन नहीं होगा, इसलिए एनर्जी कंज्यूम 0 हुआ। कैपेसिटर से रिलेटेड मैंने कुछ बात बताया आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में, कि एक पैसिव एलिमेंट है, चार्ज को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह से। ठीक है, इंडक्टर एक भी पैसिव एलिमेंट है, और ये चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर से रिलेटेड एक दो और बात बताते हैं। कैपेसिटर बेसिकली पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव पावर फैक्टर। ठीक है, कैपेसिटर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है और रिड्यूस रिएक्टिव पावर इन पावर सिस्टम। ठीक है, राइट। सो एक बात आप यहाँ समझ गए, कैपेसिटर जो है सिर्फ एनर्जी को स्टोर करता है फिर रिलीज करता है, बट कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, इसलिए यहाँ पे आंसर 0 वाट हुआ। कैपेसिटर क्या करता है? पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, और पावर सिस्टम में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कैपेसिटर क्या करता है? वहाँ पे रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है, तो जो पूरे सिस्टम का है वो रिएक्टिव पावर रिड्यूस कर देगा, क्योंकि खुद कुछ रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करेगा, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C1 अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट, ये डीसी सोर्स है। ठीक है, ये तो पहला चीज हो गया, ये डीसी सोर्स है, राइट। अब डीसी सोर्स में क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। XC का फॉर्मूला जो होता है 1/ωc, इसको क्या लिखेंगे? 1/2πfc। डीसी सोर्स के केस में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी 0 होता है, राइट। तो XC इक्वल टू क्या हुआ? 1/2π इंटू 0 इंटू सी, तो यह क्या आ गया? 1/0। ये बेसिकली समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हुआ। तो जो करंट का जो वैल्यू होता है ना, अगर V/XC लिखेंगे आप, तो V/XC क्या है? इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। करंट का वैल्यू 0 हुआ, इसका क्या मतलब है? कि ओपन सर्किट है। ठीक है, ये एक बेसिक बात यहाँ पे हुआ कि डीसी के केस में कैपेसिटर जो होगा वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन बोल रखा है। ठीक है, ये जब ओपन सर्किट होगा तो फिर देखिए आप यहाँ पे ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये ओपन सर्किट हो गया, ये प्लस माइनस, यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, राइट। कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, और इंडक्टर, इस क्वेश्चन में इंडक्टर नहीं है, ठीक है, फिर कभी आगे डिस्कस करेंगे। बट डीसी के केस में इंडक्टर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, और कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 30 ओम है। क्वेश्चन में एनर्जी स्टोर्ड पूछा गया इन द कैपेसिटर C1, राइट। ये C1 है, ये जो ब्रांच है ना, ये ब्रांच और ये जो ब्रांच है, ठीक, दोनों पैरेलल में है। ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ओपन सर्किट है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे 0 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो ये 5 वोल्ट जो है डायरेक्ट ओपन सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज ये शो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि VC का जो वैल्यू है वो 5 वोल्ट है। ठीक है, ओपन सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ये 5 वोल्ट होगा। ये दोनों पाथ पैरेलल है, तो इसके अक्रॉस 5 वोल्ट हुआ, और ये यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है,
और ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको दिखे दो पाथ अगर पैरेलल में है, अगले लूप में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, चाहे कितना भी एलिमेंट हो, यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक हो सकता था, बट ओपन सर्किट के क्रॉस वोल्टेज जो है यहाँ पे वोल्टेज सेम है। ये कॉन्सेप्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आता है। ठीक है, ठीक है, वो फिर कभी अच्छे से बताएंगे किसी और टाइप के क्वेश्चन में। ये यहाँ से VC 5 वोल्ट हो गया। अब पूछा गया आपसे एनर्जी कंजम्पशन पूछा गया। कैपेसिटर के केस में एनर्जी कंजम्पशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ CV²। ठीक है, हाफ कैपेसिटर का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 फैरेड दिया हुआ है, तो ये 20 फैरेड हुआ V। अब वोल्टेज कितना रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, 2 से 10 किया 25 25 का 250। ठीक है, ये 250 जूल आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 250 जूल। इस क्वेश्चन में एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला जो वैल्यू हुआ वो आया 250 जूल। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। मतलब डीसी सोर्स का जब भी आप देखेंगे तो कैपेसिटर ओपन सर्किट बिहेव करेगा, और एनर्जी का जो फॉर्मूला हो कैपेसिटर केस में हाफ CV²। इंडक्टर के केस में एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ LI²। हाफ LI², यहाँ पे हाफ CV²। एल यहाँ पे इंडक्टेंस हुआ, आई जो है वहाँ पे उसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा वो उसका वैल्यू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द एक्टिव एंड लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट टेकन बाय AC सर्किट फ्रॉम अ 200 वोल्ट सप्लाई आर 40 एम्पियर एंड 30 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस इन द सर्किट। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए एक्टिव कंपोनेंट मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, और लैगिंग मतलब इंडक्टेंस। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। एक्टिव मतलब जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है, तो रेजिस्टेंस रहता है। लैगिंग मतलब इंडक्टेंस, और लीडिंग रिएक्टिव कंपोनेंट लिखा रहेगा मतलब कैपेसिटर। ठीक है, लीडिंग कंपोनेंट अगर होगा क्वेश्चन में तो वो कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट जो है वोल्टेज से लीड करता है। इंडक्टेंस में क्या होता है, करंट जो है वोल्टेज से लैग करता है। ये पहला चीज हुआ। अब देखते हैं एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ सर्किट टेकन बाय 200 वोल्ट और 40 एंड 30 एम्पियर। ठीक है, तो इसका बेसिकली सर्किट जो है दो अलग अलग पाथ है ना, क्योंकि करंट का वैल्यू अलग अलग, एक 40 एम्पियर एक 30 एम्पियर। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, एक रेजिस्टेंस हुआ और एक इंडक्टेंस हुआ। 200 वोल्ट दे रखा है क्वेश्चन में। जो एक्टिव कंपोनेंट का करंट है वो 40 एम्पियर है, ये R होगा, ये L है। और जो रिएक्टिव कंपोनेंट का लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट दे रखा है वो 30 एम्पियर दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस इन द सर्किट। एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, इम्पिडेंस का उल्टा होता है, 1 इम्पिडेंस। ठीक है, ठीक, ओके। यहाँ से करंट आई मानते हैं। अब देखिए ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे इंडक्टेंस है, तो जो टोटल करंट का फॉर्मूला हुआ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ I² आर IR का स्क्वायर प्लस IL का होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस अगर रहता दोनों में तो सिंपली ऐड करते, बट AC सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ कुछ भी है, इंडक्टेंस है या कैपेसिटर है, तो आपको फेजर के फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा, और जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ इसका कितना हो गया 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 4 और 3 देख के हमेशा दिमाग में 5 आ जाना चाहिए स्क्वायर रूट में। इसका आंसर आएगा 40। ठीक है, 1600 प्लस 900 2500 या 50 एम्पियर। ठीक है, अब इम्पिडेंस क्या होता है जेड इक्वल टू क्या होता है V/I। वोल्टेज कितना है 200, करंट कितना है 50, ये आ गया 4 ओम। आप इम्पिडेंस मैंने लिखा है 4 ओम। एडमिटेंस को Y से लिखते हैं 1/Z, 1 इम्पिडेंस, 1/4, ये कितना आया 0.25 सीमेंस, है ना। या फिर ऑप्शन में कभी कभी मो भी दिया रहता है, मो। ठीक है, ये ओम हुआ, ओम। ओम का उल्टा क्या हुआ MHO, मो। ठीक है, या फिर इसको सीमेंस भी बोला जाता है। ये हमारा एडमिटेंस का फॉर्मूला हुआ। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस ऑफ द सर्किट, तो 0.25 सीमेंस। उम्मीद है इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है कंडक्टेंस, एडमिटेंस का उल्टा इम्पिडेंस, और रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया, उसका डेरिवेशन अच्छे से बताया, आप देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बैंडविड्थ इन अ RLC पैरेलल सर्किट। ठीक है, पहले तो बैंडविड्थ का मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। ठीक है,
पहले स्टेटमेंट देखते हैं। बैंडविड्थ कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंट एंड क्वालिटी फैक्टर, कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंट एंड क्वालिटी फैक्टर, रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर सही है, उसमें दे सकते हैं। बैंडविड्थ डिवाइड साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज पास्ड और रिजेक्टेड बाय ट्यून्ड सर्किट, ये भी सही है ना। एक फिक्स फ्रीक्वेंसी साइज रहता है, उससे या तो फिर उसको पास हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ये बताएंगे अभी। बैंडविड्थ द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या है, बैंडविड्थ इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर टू क्यू अपॉन एफ लिख रहा है, ठीक है, ये गलत लग रहा है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बैंडविड्थ इज सेम फॉर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ठीक है, यहाँ पैरेलल सर्किट दे रखा है, तो सीरीज और पैरेलल के लिए बैंडविड्थ का फॉर्मूला सेम रहता है, मतलब फाइनली जो लास्ट में फॉर्मूला आएगा वो डिफर कर सकता है, लेकिन क्यों क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो सीरीज और पैरेलल में अलग अलग होता है, ठीक है, बट जो बेसिक फॉर्मूला है वो सेम रहता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है, क्योंकि बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर, यहाँ पे पूरे दे रखा है रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर टू रेगुलर फ्रीक्वेंसी, तो मतलब ये गलत है, ठीक है। बैंडविड्थ का जो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, बैंडविड्थ का ये लिखते हैं रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन विच अ सिस्टम रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, ठीक है। ये आप देखिए, ये जो डायग्राम है ना करंट और फ्रीक्वेंसी का, ये सीरीज सर्किट का डायग्राम है, मैंने बस बैंडविड्थ समझाने के लिए दे रखा है, क्वेश्चन में पैरेलल पूछ रखा है, बट दोनों से कोई मतलब नहीं है। ये सीरीज आरएलसी सर्किट का डायग्राम है। सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या होता है, इम्पिडेंस रेजोनेंस कंडीशन में इम्पिडेंस कम होता है तो करंट सबसे ज़्यादा होता है, उस करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है, आप देख सकते हैं। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर है, और ये जो F1 F2 है इसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब ये लोअर सर्किट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है या हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कम है ना, F1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो और F2 हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि बैंडविड्थ क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने क्या बोल रखा है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन विच ऑफ सिस्टम रिस्पॉन्ड एफिशिएंटली, ये फ्रीक्वेंसी का रेंज है F1 से लेके F2 तक, ठीक है। तो बैंडविड्थ का ये भी ऐसे लिखते हैं इसको F2 माइनस F1। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपसे, आप लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे रखा रहता है, समथिंग ये 300, ये 100 हर्ट्ज और ये 300 हर्ट्ज, आपसे पूछा जाएगा बैंडविड्थ क्या है, तो 300 माइनस 100 200, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे आगे। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि बैंडविड्थ का क्या रेंज है, ठीक है। इस क्वेश्चन का वही मतलब है, बी ऑप्शन जो है, साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज पास्ड और रिजेक्टेड बाय द ट्यून्ड सर्किट, ठीक है, मतलब उसी रेंज के फ्रीक्वेंसी को या तो वो पास करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा, राइट। इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है, ये पहला चीज हुआ। ये बैंडविड्थ हुआ, बैंडविड्थ क्या हुआ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी का यही रेंज होना चाहिए तो सर्किट जो है इफिशिएंटली वर्क करेगा और उसका आउटपुट एफिशिएंसी वगैरह अच्छा होगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए, यहाँ से बैंडविड्थ जो हो गया F2 माइनस F1 हुआ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, यहाँ से लिखेंगे सेकेंड पॉइंट जो लिखेंगे बैंडविड्थ का क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये जो F1 और F2 है ना, इस पे पावर का जो वैल्यू है वो हाफ हो जाता है, नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी पे वैल्यू है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, तो F1 एंड F2 फ्रीक्वेंसी एट विच, इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी इसलिए बोला जाता है, ये सब टर्म आपसे एग्जाम पूछा जाता है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी एट विच सर्किट आउटपुट पावर ड्रॉप टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए करंट का जो वैल्यू है ना ये मैक्सिमम है रेजोनेंट कंडीशन पे, तो इसमें पावर मैक्सिमम होगा, और ये जो F1 F2 है यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, पॉइंट, ये 0.07 का क्या मतलब होता है, ये 1/√2 है ना, I मैक्सिमम अपॉन √2, इसका यही मतलब है ना, 1/√2 0.707 होता है। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 F2 है, उसको वहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि करंट की क्या वैल्यू होती है, तो करंट का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम का अपॉन √2 होता है, और पावर का जो वैल्यू होता है वो होता है P मैक्सिमम बाई 2, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। पावर का जो 50% डायरेक्शन होता है, तो इस कंडीशन पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे पावर हाफ हो गया,
और करंट का वैल्यू 1/√2 हो गया। ठीक है, दोनों ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहीं कहीं लिखा रहता है, या फिर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पावर हाफ हो जाता है। ये लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी या हायर पावर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चार चीज़ें यहाँ समझ में आया होगा। बैंडविड्थ का बेसिक जो फॉर्मूला है ये F/Q हो गया। ठीक है, क्यू से रिलेशन में बैंडविड्थ का क्या फॉर्मूला होता है हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। पहले सीरीज आर सर्किट का देख लेते हैं। सीरीज RLC सर्किट में क्या होता है, जो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको लिखते हैं XL/R। ठीक है, XL क्या होता है, ω/L/R। राइट, Q को ऐसे भी लिख सकते हैं XC/R। XC 1/ωc होता है, तो 1/ωRC, 1/ωc 1/RC। ये हो गया ω/L/R। आप यहाँ से ओमेगा का जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/√LC और L/R। तो ये फाइनली बन के क्या आया, 1/R रूट L से L कटेगा, रूट L ऊपर जाएगा, C है ना, 1/√L/C। ठीक, यहाँ पे भी जब वैल्यू पुट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, 1/√LC, ओमेगा का वैल्यू R/C। ठीक है, ये 1/R तो 1/R ऐसे रह गया, रूट L नीचे है तो रूट L ऊपर चला गया। ठीक है, L तो ऊपर चला गया, अपॉन क्या देखिए √C, और ये यहाँ C कट के कितना बचा, C बचा, L है ना। तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला हुआ सीरीज RLC सर्किट के केस में ω/L/R या फिर 1/ωRC। अगर ये वैल्यू दिया रहेगा तो आप यहीं पे पुट करके आंसर ला सकते हैं। RLC के रिस्पेक्ट में अगर आंसर दिया हुआ, क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, तो 1/√L/C, 1/√L/C। ठीक है, ये सीरीज सर्किट का RLC का फॉर्मूला हुआ। रेजोनेंट कंडीशन में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हुआ। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। राइट, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया रहेगा ω/L/R, या फिर क्वालिटी फैक्टर डायरेक्ट भी दिया हुआ रहेगा, तो ये आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला हो गया। अब एक बार पैरेलल सर्किट का भी देख लेते हैं, पैरेलल सर्किट का देख लेते हैं। ठीक है, पैरेलल सर्किट का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। पैरेलल सर्किट में क्या होगा, बैंडविड्थ का क्वालिटी फैक्टर, पहले क्वालिटी फैक्टर देखते हैं। ठीक है, सारा आपको उल्टा कर देना है। क्वालिटी फैक्टर जो फॉर्मूला पैरेलल सर्किट में होगा वहां पे क्या था, XL/R, यहाँ पे हो जाएगा R/XL। ठीक है, और R/XL को क्या लिखेंगे फिर, R/ωL या फिर R/XC। ठीक है, यहाँ पे ω/XL/R था तो ये R/XL हो गया, उल्टा कर देंगे। ये XC/R था तो यहाँ पे R/XC कर देंगे। ठीक है, इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे, किसी एक में पुट करके दिखाते हैं, इसमें करते हैं। ठीक है, एक्सेल वाले में आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा R/XC। XC का वैल्यू क्या होता है, 1/ωc, ये ऊपर जाएगा, ये कितना आ गया, ω/RC। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू क्या है, 1/√LC, ये क्या हो गया, RC है ना। ये जब सॉल्व करेंगे तो R रह गया और स्क्वायर रूट आया, नीचे C है ऊपर C, तो ऊपर C बच गया, √C/√L, R√C/L। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, यहाँ से देखिए सारा वैल्यू उल्टा हो जा रहा है ना। ठीक है, आप देख सकते हैं, उससे अच्छे से देखिए दिख रहा था, R√C/L। C क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है यहाँ पे XL/R, ये उल्टा हो गया, R/XL। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इसमें डायरेक्ट रिवर्स कर देना, XC/R, यहाँ पे R/XC। यहाँ पे फाइनली क्या आ रहा था, 1/ωRC, यहाँ पे ω/RC, ω/L/R। इसको जब यहाँ से लिखेंगे ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, ये R/ωL है, ऊपर में ω/L/R था सेम। अब देखिए जो फाइनल फॉर्मूला था ना क्वालिटी फैक्टर का, 1/√L/C, तो पैरेलल में क्या होगा, जस्ट उल्टा, 1/R को R कर दिए, √L/C को √C/L कर दिए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सारे एग्जाम में अलग अलग वैल्यू आपको दिया रहेगा RLC का। क्वालिटी फैक्टर सीरीज के केस में, पैरेलल केस में, या फिर स्टेटमेंट वाइज सवाल इससे पूछा जाता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन अ सीरीज RLC सर्किट रेजिस्टेंस इक्वल टू 4 ओम, L इतना और C इतना। अच्छा, इस अभी तुरंत डिस्कस किए हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला भी क्या डिस्कस किए लास्ट क्वेश्चन में, देखिए सीरीज सर्किट में 1/R√L/C। ओके, Q इक्वल टू 1/R√L/C,
1/4 स्क्वायर रूट ऑफ एल का क्या वैल्यू है 4 मिली हेनरी 10⁻³ अपॉन सी का क्या वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ कितना है 1/5 इंटू 10⁻6 ऊपर गया 6 माइनस 3 10⁻3 1000/5 कितना हुआ 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1000/5 200 आया, ठीक है। 200 में से 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा ना, वो बाहर आ जाएगा, तो 10/4√2, ठीक है। 200 को लिखे ना 2 इंटू 100 स्क्वायर रूट से बाहर आया तो 10 बन गया 10/4 और ये √2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वैल्यू 3.535। आप ऑप्शन में क्वेश्चन देख सकते हैं, पहले ये 10/4 कितना है 10/4 क्या होता है 2.5 होता है, दो ऑप्शन तो 1 से कम दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब एक ऑप्शन 7 दे रखा है, अब आप समझ सकते हैं ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना, पूरा सॉल्व नहीं करना। ये 2.5 आ रहा है, ये 1.4 आ रहा है, 2.5 को अगर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे फिर भी 5 आएगा, यहाँ तो 1.5 से मल्टीप्लाई तो 5 से कम आंसर आएगा, है ना। तो एक ही ऑप्शन है, एग्जाम में ऐसे फटाक से सॉल्व कर देना 3.535, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला हुआ, और पैरेलल के केस में क्वालिटी फैक्टर क्या फॉर्मूला बताया मैंने, सीधा उल्टा कर देना सबको, 1/r की जगह r लिख देना और √L/C की जगह √C/L लिख देना, बस काम खत्म। A 120 ohm resistor is in parallel with a capacitor with a capacitive reactance of 40 ohm. Both components are across a 20 volt AC source. What is the magnitude of total current through the circuit? ठीक है, एक रजिस्टर है, उसके पैरेलल एक कैपेसिटर है। A 120 ohm resistor in parallel with a capacitor with a capacitive reactance 40 ohm. डायरेक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है, मतलब XC का वैल्यू दे रखा है, ठीक है 40 ohm। कैपेसिटर नहीं दे रखा है, मतलब फैरेड में नहीं दे रखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है ओम में, है ना, तो हमको ये निकालना नहीं पड़ेगा। बोथ कंपोनेंट आर अक्रॉस 20 वोल्ट, अक्रॉस मतलब पैरेलल में है ना, पैरेलल में है 20 वोल्ट एसी सोर्स, चलो एसी बना लेते हैं, 20 वोल्ट एसी सोर्स है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल करंट थ्रू द सर्किट, मतलब ये टोटल करंट पूछा है ना, सर्किट में कितना जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग से आई पूछा है, ठीक है। सारा पैरेलल में है, यहाँ से अपन आई आर मानते हैं और ये आई सी मान लेते हैं, तो आई आर कितना होगा, आई आर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सिंपल, वोल्टेज कितना 20, सब पैरेलल में है, 20/120, ये आ गया 1/6। कैपेसिटेंस के केस में क्या होगा V/XC, अगर इंडक्टर रहता तो V/XL लिखते, कैपेसिटेंस है तो V/XC लिखेंगे। यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इन्होंने दे रखा है 40 ओम, अगर फैरेड में दे रखता, सिंस कैपेसिटर अगर फैरेड में दे रखता क्वेश्चन में, तो पहले XC निकालते। XC का फॉर्मूला क्या होता है 1/ωc और 1/2πfc, ओमेगा को 2πf, है ना, बट इसमें ओम में दे रखा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो ये हुआ 20/40, ये कितना है हाफ। अब मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था यहाँ पे कि करंट वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का जो भी होगा वो फेजर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, वहाँ इसमें इंडक्टर है IR² प्लस IL², यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है। तो कैपेसिटर केस में क्या होगा, करंट का जो फॉर्मूला होगा IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर, ठीक है। सब में बस फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस स्क्वायर करना है दोनों का, और क्या। अगर इंडक्टर रहेगा तो IR का स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर लिख देंगे, तो IR कितना है 1/6 का स्क्वायर कितना 1/36 प्लस 1 ये 1/1/2 है ना, तो 1/4, ठीक है। LCM लिए, ये हुआ 36 आया, 1 प्लस 9 4 9 36, स्क्वायर रूट ऑफ 10/36 स्क्वायर रूट ऑफ 5/18 एम्पियर, ठीक है। इसको कट करें 5/18 आएगा, ये इसका आंसर हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 5/18 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5/18 एम्पियर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल ऑफ अ सीरीज RC सर्किट। ये हमारा एक सीरीज RC सर्किट है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस मान लेते हैं, ठीक है। सीरीज RC सर्किट है, इसका सिंपल आपको इम्पीडेंस डायग्राम याद रखना है ना।
क्योंकि इस पर न्यूमेरिकली पूछा जाता है, वैल्यू पुट करना आपसे। ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ और ये एक्स ए हुआ माइनस एक्स सी, और ये हुआ जेड। रेजिस्टेंस ये जो एंगल होता है ये फाई होता है, ठीक है। ये है इम्पिडेंस ट्रायंगल, इम्पिडेंस ट्रायंगल। अगर आरएल सर्किट होता है ना, आरएल सर्किट उसका जो इम्पिडेंस ट्रायंगल होता है रेजिस्टेंस आर एक्सएल और जेड, यहाँ पे एंगल फाई। ये इम्पिडेंस ट्रायंगल हुआ आरएल सर्किट में और ये आरसी सर्किट में। ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये इम्पिडेंस टोटल, ठीक है। tan फाई क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो फाई के जो सामने वाला होता है वही परपेंडिकुलर होता है। किसी भी ट्रायंगल में आप कोई भी एंगल अगर मानते हैं तो उसके जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो दूसरा वाला क्या होगा, वहाँ बेस हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो 90 डिग्री सामने है। तो ये तो हाइपोटेनस हुआ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये लाइन है। तो एक्स सी अपॉन आर, राइट। एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन ओमेगा आर सी लिख देंगे tan फाई को। तो फाई यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा आर सी। tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा आर सी कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये हुआ व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता, अगर कोई भी क्वेश्चन आता आरएल सर्किट से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो tan फाई का फॉर्मूला हुआ क्या होगा, tan फाई परपेंडिकुलर क्या हुआ, एक्सएल बाई बेस अपॉन आर हुआ, राइट। फाई इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू सर्किट द इम्पिडेंस ऑफ विच आर गिवन बाय Z1 इक्वल टू इतना एंड Z2 इक्वल टू 8 माइनस Z6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द टोटल करंट सप्लाइड इज 15 एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एडमिटेंस ऑफ द सर्किट। सी दो इम्पिडेंस दे रखा है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो करंट से यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें एडमिटेंस पूछ रखा है। अगर करंट वगैरह पूछता तो कुछ मतलब भी था, है ना। सिंपल, एक Z1 है, एक Z2 है, उसको एक वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट कर रखा है, कुछ वोल्टेज होगा, फ्रीक्वेंसी, ये Z2 है। इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला सेम होता है, और इंडक्टेंस में भी, जैसे रेजिस्टेंस हुआ या फिर इम्पिडेंस हुआ या फिर इंडक्टेंस हुआ, तीनों के केस में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या फिर इम्पिडेंस, तीनों के केस में सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला सेम होता है। बस कैपेसिटर के केस में फॉर्मूला में थोड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है, मतलब फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है। ये पहला चीज़ हुआ। यहाँ पे क्या दे रखा है कि Z1 का वैल्यू इतना है और Z2 इतना, पैरेलल में एडमिटेंस पूछ रखा है। एडमिटेंस को Y से डिनोट करते हैं, क्या बताया था, 1 अपॉन इम्पिडेंस होता है। अब यहाँ पे Z1 Z2 पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस में या फिर इम्पिडेंस में Z इक्विवेलेंट इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 प्लस Z2, जो कि रेजिस्टेंस में होता है, ठीक है। इम्पिडेंस का भी सेम फॉर्मूला। जे वाले टर्म को देख के डरना नहीं है, एक्चुअली इसमें बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है मल्टीप्लाई करने, या फिर ऐसे सर्किट में ही प्रॉब्लम रहता है। 4 प्लस J3 8 माइनस J6 आराम से हो जाता है। फिर दोनों को जब ऐड करें तो कितना आ रहा है, यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 4 12 माइनस J3 और J6 कितना हो, J9 हो गया। 4 प्लस J3 है, प्लस माइनस तो कितना हो गया, माइनस J3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 8 32 माइनस J24 प्लस J24, 4 इंटू 8 32, 4 और माइनस J6 माइनस J24 प्लस J3 इंटू 8 कितना हो, प्लस J24 प्लस, ये तो प्लस J3 है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 18। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस J स्क्वायर 18 आएगा, ठीक है। J इंटू J स्क्वायर 18, J स्क्वायर का -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस 18, ठीक है। उम्मीद समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे 12 माइनस J3, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसके बाद यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, J24 से J24 कट गया, 32 और 18 कितना हुआ, 50, 50 अपॉन 12 माइनस J3, ये हमारा Z इक्विवेलेंट हो गया। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एडमिटेंस, तो Y पूछा है, तो 1 अपॉन Z
इसका रिवर्स कितना होगा, 12 माइनस J3 अपॉन 50। 12 अपॉन 50 कितना होता है, 0.24। ठीक है, 12 अपॉन 50, इसको भी देखिए डायरेक्ट आपको ऐसे सॉल्व करना है। 12 अपॉन 50 को आप ऐसे लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ये क्या आएगा, 24/100। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 0.24 बोलेंगे। ये बस सॉल्व करने का तरीका है कि कैसे एग्जाम में जल्दी आ सकता है। माइनस J 13/50 कितना आएगा, नहीं 3 है ना, तो 3/50 मतलब 6/100, तो 0.06। ठीक, 0.06। ये मो एडमिटेंस का फॉर्मूला यूनिट जो होता है वो मो होता है या फिर सीमेंस होता है। तो 0.24 माइनस J 0.06। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हो गया, है ना। ये जो यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखा है ना 12/50, तो आप समझ गए मैंने क्या किया। 12/50, सिंस इसको डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा तो इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। 24/100, इसको क्या लिखें, 0.24। सेकंड वाले टर्म में 3/50 है। अब इसको 6/100 लिखने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 6/100 0.06 हो गया, तो ऐसे आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन पीक एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब कि साइनोसोडल वेव की बात की जा रही है। साइनोसोडल वेव में जो एवरेज वैल्यू होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2Im मतलब आई मैक्सिमम अपॉन पाई। इसको जब सॉल्व करेंगे 2/पाई को, तो क्या आएगा, 0.637 Im। Im क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब आई पीक होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आंसर हुआ, आई एवरेज इक्वल टू 0.637 आई पीक। ठीक है, साइनोसोडल के केस में आई आर एम एस का वैल्यू क्या होता है, Im/√2। ठीक है, Im/√2 हुआ यहाँ पे मैक्सिमम, Im है मैक्सिमम वैल्यू है, सो Im/√2। ठीक है, एवरेज वैल्यू √2 वाला जो टर्म होता है 1/√2, इसको क्या लिखता है, 0.707 Im। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अलग अलग टर्म देके पूछता है ना कि मैक्सिमम वैल्यू इतना है तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा। आरएमएस और एवरेज से एक चीज़ और यहाँ पे याद आ रहा है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस अपॉन एवरेज। ठीक है, यहाँ से इतना हो गया। करेक्ट रिलेशन पूछा है तो 0.637। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ सर्किट। यहाँ से कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, जो सबसे पहले निकालना आप लिख सकते हैं आराम से। व्हेन द सर्किट इज सप्लाइड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 60 दे रखा है, एंड कैपेसिटिव ससेप्टेंस इज सर्किट इज 0.5 सीमेंस। कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या होता है, बीसी से डिनोट करते हैं, यह है 0.5 सीमेंस। ठीक है, सिंपल यहाँ पे कैपेसिटेंस पूछा है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने डिस्कस किया है कैपेसिटिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या होता है, सबका फॉर्मूला क्या होता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस का फॉर्मूला जो है ये होता है 1/XC। रिएक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, इम्पिडेंस का उल्टा एडमिटेंस, और रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस। कैपेसिटिव ससेप्टेंस का जो होता है 1/रिएक्टेंस 1/कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये फॉर्म दे रखा है आपको क्वेश्चन में 0.5। 1/XC अगर 0.5 है तो XC का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू 1/0.5, ये कितना है, 2 आ गया। ठीक है, XC कितना आ गया, 2 ओम। रिएक्टेंस का यूनिट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है, ये 2 ओम हो गया। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द कैपेसिटेंस। XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2πfc, तो सीधे C निकालेंगे यहाँ से 1/2, पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना क्वेश्चन में 60 दे रखा है, 50 नहीं पुट करना, और XC का वैल्यू कितना निकाला है, 2। ठीक है, 1/2π60 और C। ठीक है, C इक्वल टू 1/2πf और XC, सारा वैल्यू पुट कर दिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.3 मिली फैरेड। ठीक है, मतलब 1.3 इंटू 10⁻³ ऑप्शन में आएगा सॉल्व करके। तो क्वेश्चन में पूछा रखा है इन मिली फैरेड,
तो इसका आंसर हो 1.3, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हुआ हमारा कैपेसिटिव ससेप्टेंस। अगर आपसे इंडक्टिव ससेप्टेंस पूछ रहेगा BL जिसको बोलते हैं, ये होता है 1/XL। XL क्या होता है? 2πfL। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फ्रीक्वेंसी को वेरी करने पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वेरी कर देगा, आपसे पूछेगा एक्स से कितना वेरी हो रहा है, एक्सएल कितना वेरी हो रहा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, इन द AC सर्किट नेटवर्क द लोड कनेक्टेड इज 10 + J10, द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड एंड द करंट थ्रू द लोड इज। voltage lead current by 45 degree, voltage lag current by 45 degree, voltage current in phase, voltage lag current by 30 degree। सबसे पहले तो आप एक चीज समझें, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जेड इक्वल टू क्या होता है? R + JXL। जेड इक्वल टू होता है R + JXL। एक्सएल मतलब सर्किट इंडक्टिव है। इंडक्टिव सर्किट का क्या मतलब है कि करंट जो है लैग करेगा वोल्टेज को, I लैग V। इसको अगर उल्टा लिखें तो क्या होगा? V लीड I। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10 + J10। मीन्स प्लस टर्म का मेरे कहने का ये मतलब है कि सर्किट जो है इंडक्टिव है, तो करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रहा है, तो वोल्टेज जो है करंट से लीड करेगा। तो वोल्टेज लैग करंट वाला ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया, वोल्टेज लैग खत्म, वोल्टेज लैग खत्म, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, ये भी गलत, ऑप्शन ए होगा आंसर। एग्जाम में इसको ऐसे सॉल्व करना है फटाक से 1 सेकंड में। इसको देखते ही अब आपको इसका हम बता देते हैं पूरा एक सॉल्यूशन कैसा कर सकता है। अगर ऑप्शन अच्छा दे रखा, इस तरीके से अगर सॉल्व नहीं होगा तो कैसे होगा, है ना। 10 + J10 दे रखा है, फिर यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 10 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? सॉल्व करने पर 10√2 आएगा। cos फाई क्या होता है? R/Z, ये फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का, ठीक है, cos फाई का। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 + 10√2, ये कितना है? 1/√2। cos फाई अगर 1/√2 है तो फाई का वैल्यू क्या हुआ? 45 डिग्री। 45 डिग्री आगे मतलब C और D ऑप्शन तो पहले उड़ गया, बचा A और B। तो यहाँ से फिर आपको यही सोचना है कि R + JXL है, मतलब 10 + J10 है ना, तो ये लैगिंग सर्किट है। स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है ना R + JXL, तो ये लैगिंग सर्किट हुआ, तो करंट जो है लैग करेगा तो वोल्टेज लीड करेगा। यहाँ पे मैंने आपको 45 डिग्री बता दिया, तो वोल्टेज लीड करंट बाय 45 डिग्री, ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन हुआ। ठीक, एट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डैश RLC सीरीज सर्किट ऑपरेट एट यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर कब पे सर्किट कब ऑपरेट करता है? मतलब एट रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/2π√LC। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 1/2π√LC इस फ्रीक्वेंसी पे ये होता है। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है? जेड का जो फॉर्मूला लिखते हैं ना हम लोग सीरीज RLC सर्किट में, एक RLC सर्किट है ना, ये हमारा RLC सर्किट हुआ RLC, ये L है और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? XL, और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। जो हमारे इम्पिडेंस का फॉर्मूला लिखा जाता है वो होता है R² + XL - XC का होल स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन में जितना भी फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो सब बेसिकली आ यहीं से रहा है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ RL सर्किट दिया रहता है तो R² + XL²। अगर करंट निकालना है तो IR² + IL का स्क्वायर। अगर कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस नहीं है तो IR² + IC का स्क्वायर। अगर इम्पिडेंस निकालना है तो R², मतलब सारा कुछ यहीं से आ रहा है। ठीक है, एट द रेट ऑफ रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस में क्या होता है ना, रेजोनेंस में क्या होता है? XL का वैल्यू XC के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये सीरीज RLC सर्किट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। XL का वैल्यू XC से बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मतलब क्या हो गया? 0 हो गया कट के, तो Z इक्वल टू क्या हो गया? √R², तो मतलब ये R आ गया। ठीक है, ये याद रखना है एग्जाम में। अब आप समझिए, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें R से कुछ ऐड हो रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, अब ये खत्म हो गया तो वैल्यू कम हो रहा है ना। तो रेजोनेंस कंडीशन में इम्पिडेंस जो है, इम्पिडेंस का वैल्यू मिनिमम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम बनाया है ना। रेजिस्टेंस होगा जो मिनिमम होगा, मीन्स रेजोनेंस कंडीशन पे जो इम्पिडेंस का वैल्यू है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर है, तो इम्पिडेंस का जो वैल्यू है वो मिनिमम होगा। ठीक है, इम्पिडेंस जब मिनिमम हुआ I इक्वल टू क्या होता है? V/Z। अब जब Z मिनिमम है
तो टोटल वैल्यू होगा मैक्सिमम हुआ करंट का। तो रेजोनेंस कंडीशन में ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, इम्पिडेंस का वैल्यू मिनिमम, रेजिस्टेंस के बराबर, करंट का वैल्यू मैक्सिमम। और सिंस एक्सएल एक्सएल टू एक्सी बराबर हो गया तो दोनों कट गया, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है ना। तो वोल्टेज और करंट जो होगा इज इन फेज, ठीक है, वोल्टेज करंट फेज में होगा। फेज में होने से क्या होगा, फाई जीरो होगा, फाई जीरो होने से क्या होगा, कॉस फाई वन होगा। कॉस फाई वन मतलब पावर फैक्टर यूनिटी हो गया, इसीलिए क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे ऑपरेट एट यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, ऑपरेट एट यूनिटी पावर फैक्टर। एग्जाम इसमें यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन नहीं लिखा है, लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर देख करके आपको समझ जाना है कि रेजोनेंस कंडीशन है, इसलिए ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहाँ से कॉस फाई वन हो गया यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। थोड़ा देर पहले भी डिस्कस किए सीरीज आरएलसी सर्किट, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r√L/C। ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ एडमिटेंस y इक्वल टू a प्लस जे बी देन a इक्वल टू वॉट, ठीक है। स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है ना एडमिटेंस का, एडमिटेंस क्या होता है, 1 इम्पिडेंस। एडमिटेंस का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में डिराइव करवाया, लास्ट सेशन जो है इसका सर्किट थ्योरी का, इसका होता है G प्लस जे बी सी माइनस बी एल। ये कंडक्टेंस है और ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस और ये इंडक्टिव ससेप्टेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली G प्लस जे बी हो गया, बी यहाँ पे बी एल माइनस बी सी को बोल रहे हैं, है ना। तो ए यहाँ पे क्या है, ये है ए जी है, ये हुआ कंडक्टेंस। y इक्वल टू ए प्लस जे बी बोल रखा है इन्होंने ना क्वेश्चन में, ए प्लस जे बी, बी स्मॉल बी दे रखा है। ए क्या हुआ, जी हुआ, ए इक्वल टू क्या है, जी, जी यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टेंस। इसका आंसर कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो इसका यूनिट जो है मो लिखेंगे। सी रेजिस्टेंस हुआ और इम्पिडेंस और क्या रिएक्टेंस, तीनों का यूनिट ओम होगा, ठीक है। और कंडक्टेंस और एडमिटेंस और ससेप्टेंस, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, यूनिट पूछा जाएगा, इसको मो बोलेंगे या फिर सीमेंस सर बोलेंगे। कभी कभी ऑप्शन में अगर कोई न्यूमेरिकल है तो उसमें यूनिट भी चेंज कर देता है और वैल्यू सेम रखे, तो आपको पता होना चाहिए किसका क्या यूनिट है, तभी आंसर सही मार्क होगा। रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस और रिएक्टेंस तीनों का यूनिट ओम, और कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस तीनों का यूनिट उसका उल्टा मो या फिर सीमेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, इम्पिडेंस का उल्टा एडमिटेंस, रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ए क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू of the alternating current in ampere which is represented by it equal to 20 sin 13 t minus 20, what is the when the value of t is 20। मतलब इंस्टेंटेनियस पूछा है, मतलब सिर्फ एक फिक्स टाइम पे कितना वैल्यू हुआ करंट का, ठीक है। तो करंट का जो वैल्यू एक्सप्रेशन है 20 sin 13 t माइनस 20, टी का वैल्यू क्वेश्चन में 5 दे रखा है, तो 20 sin 5 मतलब 13 5 65 में से 20 गया 45, साइन 45 क्या होता है, √2, 20/√2 कितना होगा, √2 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 0.707 है ना, 0.707, ये याद रखेंगे एग्जाम में हमेशा काम आता है। अब 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, तो 14 ऑप्शन होगा यहाँ पे, है ना, 14.14 एम्पियर, ठीक, सही है ना, 20, हाँ 7 to 14, हाँ ठीक है 14 आ रहा, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। 14.14 एम्पियर आएगा, 14.14 एम्पियर, ये आ गया टी का वैल्यू, है ना, सॉरी करंट का वैल्यू यहाँ पे आ गया, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। सो यहाँ पे इसमें ये समझ गया, इसका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन हो गया 14.14 एम्पियर, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एसी सर्किट में बहुत लोगों को थोड़ा डर लगता है, बट आप अगर क्वेश्चन करेंगे अच्छे से फॉर्मूला सारा देख करके और एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, मतलब फर्स्ट फेजर डायग्राम कैसे बनाना है और कुछ क्वेश्चन में और फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी बताएंगे, बट अभी उसका ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आपको इम्पिडेंस का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, करंट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वोल्टेज का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बस ये पता होना चाहिए बेसिक, और रेजोनेंस की कंडीशन फॉर्मूला कुछ याद होना चाहिए, बाकी कुछ सर्किट डायग्राम बनने पे बन जाता है। तो ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं पूरा क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्लास कैसा लगा और किस टॉपिक पर और आप वीडियो चाहते हैं, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, और बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में क्या वीडियो चाहिए आपको, किस टाइप का। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू। और ठीक है।